2025 में आप फंड रेस कर रहे हो, धंधा बड़ा कर रहे हो, इन्वेस्टर से पैसा लेकर आ रहे हो, तो इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट में कौन कौन से पॉइंट को मेंशन करना है, इस वीडियो को एंड तक देख के जाना। इस वीडियो के अंदर मैं 3 चीज कवर करूंगा। पहली चीज मैं आपको बताऊंगा एग्रीमेंट में कौन कौन से पॉइंट कवर करने हैं जिससे स्टार्टअप फाउंडर खुद के स्टार्टअप को सिक्योर कर सकता है। दूसरा, सीसीडी क्या होता है। तीसरा, फंडिंग ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं और करना क्या है, कैसे करना है, इन्वेस्टर को लेके कैसे आना है। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्रीमेंट की। देखिए, एग्रीमेंट के अंदर जो सबसे पहली चीज होती है, टर्म शीट जिसको बोलते हैं, उसके अंदर वो होता है वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। इन्वेस्टर किस वैल्यू पे पैसा डाल रहा है और कैसे उसको एग्जिट मिलेगा। अब वैल्यूएशन कैसे डिसाइड होती है? वैल्यूएशन डिसाइड होती है आपके पास रिकॉर्ड्स क्या आते हैं, कंपनी का टर्नओवर क्या है, सेल्स क्या है, गुडविल क्या है, आपके पास कितने ट्रेडमार्क, क्या आईपी कितनी सिक्योर है, आपकी पेटेंट्स कितने के पास है आपके। अब आप देखो, अगर मेरी कंपनी रेवेन्यू कर रही है तो रेवेन्यू के बेसिस से वैल्यूएशन निकलती है। बट लेट्स सपोज एक फ्लिपकार्ट का एक्स फाउंडर आ रहा है, चीफ हेड आ रहा है, ऑफिसर आ रहा है, तो वहां पे उसकी वैल्यूएशन निकलेगी जो वो बंदा है जो प्रीवियसली स्टार्टअप्स में एग्जिट दे चुका है अपने इन्वेस्टर्स को, और जो नया उसका आइडिया मार्केट की वैल्यूएशन है उसके हिसाब से उसका वैल्यूएशन तय होता है। उसके हिसाब से उनको प्री सीड या कह सकते हैं आपके ना इनिशियली फंडिंग मिल जाती है विदाउट एनी रेवेन्यू, गुडविल, कि उन्होंने कुछ भी रेवेन्यू नहीं करा, प्रॉफिट नहीं करा, धंधा भी जनरेट नहीं करा, बट प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा था। आप देखो होता क्या, बड़े बड़े कंपनीज के जो एक्स हेड होते हैं, सीओ, सीएफओ, ठीक है, सीएक्सओ, को फाउंडर्स, जब वो एग्जिट लेते हैं, नया स्टार्टअप चालू करते हैं, उनको फंडिंग इसलिए मिलती है क्योंकि उनका प्रीवियस रिकॉर्ड अच्छा था, कनेक्शंस अच्छे थे, उन्होंने कंपनी की ग्रोथ दिखाई। अब किसी ने फ्लिपकार्ट को 10,000 करोड़ से 30,000 करोड़ करा है और वहां पे वो उसका सीएफ होता, सीटीओ होता, तो डेफिनेटली अगर वो कोई नया स्टार्टअप खोलेगा, उसके पास आइडिया अच्छा है, मार्केट शेयर अच्छा है और उसको पता है मार्केट शेयर को मैं कैप्चर करना कैसे करना है, तो वहां पे इन्वेस्टर उसके कंपनी में पैसा लगाएंगे। ठीक है, तो ऐसे कंपनी की वैल्यूएशन निकाली जाती है। फिर उसके बाद होता है इक्विटी डाइल्यूशन क्लॉज। अब मतलब कि जो परसेंटेज ऑफ शेयर है इन्वेस्टर को मिलेगा कितना, 10% दे रहे हो, 5% दे रहे हो, 2% दे रहे हो, 20% दे रहे हो, कब कब कितना पैसा उसको मिलेगा, कितना इक्विटी शेयर उसको मिलेगा। फिर उसका एग्जिट कैसे होगा। अब क्या एग्जिट तक वो रॉयल्टी आपसे लेता रहेगा कि जब जब आप 200 करोड़ 100 करोड़ की सेल करोगे तो वो 1% हमेशा इन्वेस्टर का, जब तक उसको एग्जिट नहीं मिलता। तो एग्जिट क्लॉज को बहुत अच्छे से बनाना है। अब एग्जिट क्लॉज के अंदर इन्वेस्टर को मिलेगा कैसे, वैल्यूएशन कैसे डिसाइड होगी, इसका भी डिस्प्यूट होता है कि वैल्यूएशन डिसाइड कैसे होगी। मर्चेंट बैंकर अलग बोलेगा, सीए फर्म अलग बोलेंगी, तो वैल्यूएशन डिसाइड करने के लिए भी आपको शुरुआत में ही एक मर्चेंट बैंकर को बुक करके रखना चाहिए। जब एग्जिट होगा तो यही मर्चेंट बैंकर दोनों के लिए वैल्यूएशन डिसाइड करेगा और इन्वेस्टर का एग्जिट का अमाउंट बता देगा। तो एग्जिट क्लॉज को अच्छे से बनाना, क्योंकि कई बार इन्वेस्टर लिखवाते हैं कि जब तक एग्जिट नहीं मिलेगा हमें रॉयल्टी और प्रॉफिट में से इतना पैसा हम लेते रहेंगे, तो वो अच्छे से लिखवाना है। फिर वोटिंग राइट्स, इन्वेस्टर का डिसीजन मेकिंग में पावर कितना होगा। ज्यादा दे दिया तो आपकी कंपनी खराब कर देगा, किसी और को बेच जाएगा, बड़े इन्वेस्टर को ले आएगा, आपको बाहर कर देगा, जैसे हाउसिंग.com के अंदर हुआ। तो वोटिंग राइट्स को अच्छे से लिखवाना है। फिर होता है एंटी डाइल्यूशन क्लॉज। ये देखो जनरली क्या होता है, इन्वेस्टर्स डलवाते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, वो क्या करेंगे, आपको बोलेंगे कि हम डाइल्यूट नहीं करेंगे, भैया आपने हमें 5% कंपनी का दिया है 100% में से, अब कंपनी 500 की हो गई, मतलब 500% की हो गई, तो हमें 25% हमारा शेयर बनाओ। तो होता क्या है, जब से वैल्यूएशन बढ़ती जाएगी उनका परसेंटेज, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बढ़ते जाएंगे। परसेंटेज नहीं बढ़ेगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बढ़ेंगे। एक्चुअली में देखो मैं आपको समझाता हूँ, कंसेप्ट समझो बेसिक लेवल पे स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए। 10,000 इक्विटी शेयर है जब उन्होंने कंपनी बनाई थी, अब आपके 10 लाख इन्वेस्टर आ गए, तो 10,000 इक्विटी शेयर उनको तो मिल नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं, डिवाइड होता है। आपने सुना होगा ना, रिलायंस बोनस शेयर इशू करता है, टाटा बोनस शेयर इशू करता है, अडानी इसकी जो कंपनी से बोनस शेयर इशू करती है, तो एक शेयर को 2 में डिवाइड कर देते हैं। जैसे अपने ब्लड सेल होते हैं ना, एक में डिवाइड होकर 2 हो जाते हैं, फिर नए बन जाते हैं, वापस पूरे हो जाते हैं। ऐसे इक्विटी शेयर के अंदर होता है। तो वो लोग क्या बोलते हैं कि अगर आप 1 का 2 कर रहे हो तो दोनों के दोनों हमें मिलेंगे, और जो पूरे हो गए तो वो भी हमारे हो गए। फिर तो वो डिवाइड नहीं होता, उनका इक्विटी पावर बढ़ती जाती है हमेशा। तो वो भी आपको चीज का ध्यान रखना है। फिर इन्वेस्टर आपसे लिखवाएगा यूज ऑफ फंड, पैसों का यूज क्या होगा। अब आप कह रहे हो मेरे पास मार्केटिंग का बंदा हूँ, लीड अच्छी है, एसईओ मेरे को आता है, तो मेरे को सेल्स वाले बंदे हायर करने के लिए पैसा चाहिए, तो सेल्स वाले बंदों के लिए चाहिए, तो वो पूरा लिखवाएगा कि सेल्स वाले बंदों के लिए हायरिंग हो रही है, तो यहाँ पैसा ऐसे ऐसे बर्न होगा, ऐसे ऐसे जाएगा। या फिर आप कहते हैं मेरे पास सेल्स टीम अच्छी बट लीड्स का पैसा नहीं है, उसके लिए गूगल एसईओ करना है, मार्केटिंग करनी है। अब आज के टाइम में एसईओ का खर्चा है 10 से 15 लाख, अगर आपको टॉप पर रैंक करना है तो 15 लाख बंद करोगे, साल का हो गया 1 करोड़ 80 लाख, तब जाकर रिजल्ट आते हैं। तो उसके लिए हमें 2-3 करोड़ चाहिए, तो मार्केटिंग के लिए चाहिए, सेल्स के लिए चाहिए, किस पर्पस के लिए पैसा चाहिए, उसको हम बोलते हैं यूज ऑफ फंड। फिर होता है फाउंडर्स की कमिटमेंट एग्रीमेंट के अंदर, कि फाउंडर्स कितना कमिटमेंट दे रहे हैं, कितना टाइम देंगे, क्या उनके रूल्स हैं, ड्यूटीज है। कई इन्वेस्टर्स इसके लिए अलग से एग्रीमेंट ड्राफ्ट कराते हैं विद फाउंडर्स। अब होता क्या है, मैं कंपनी चला रहा था, ठीक है, कंपनी में चला रहा था, 2-3 करोड़ के नेट रेवेन्यू पे 20-30 लाख का प्रॉफिट था। मेरे को इन्वेस्टर के पास गया, मैंने कहा 50 करोड़ दो, मैं 1000 करोड़ की कंपनी बनाता हूँ, 100 करोड़ का प्रॉफिट करूंगा। तो इन्वेस्टर बोलेगा ठीक है, तुम्हारा रोल एंड डिफाइन कर देता हूँ, तो मैं सीईओ घोषित कर देता हूँ, 1 करोड़ तुम्हारा कंपनसेशन रहेगा इन सैलरीज।
आफ्टर अचीविंग सम प्रॉफिट और रेवेन्यू, इतना टारगेट अचीव करो तो मैं 1 करोड़ की सैलरी लेके जाऊँ, बट उसके हिसाब से आज तुम मेरे साथ एग्रीमेंट साइन करो, मैं तुम्हें एक रोल जॉब पे एग्रीमेंट दे रहा हूँ कि इतना तुम्हारा फिक्स रेवेन्यू, इतना तुम्हारा इंसेंटिव है, इतना तुम्हें टारगेट अचीव करना है। तो कई बार इन्वेस्टर्स कंपनी के फाउंडर से अलग से एग्रीमेंट भी साइन करवाते हैं, फिर नॉन कम्पीट भी साइन होता है इसके अंदर, जहाँ पे वो आपसे साइन करवाएंगे कि आप सेम बिजनेस में नहीं आ सकते, सेम इंडस्ट्री में नहीं आ सकते और सेम कंपनी चालू नहीं कर सकते इसी इंडस्ट्री के अंदर बैठ के। तो ये सारे पॉइंट्स एक इन्वेस्टर एग्रीमेंट के अंदर डलते हैं। अब उसके बाद करते हैं सोर्सेज कहाँ है, पैसे कहाँ से आते हैं। देखो यहाँ तो आप डायरेक्टली कंपनी के अंदर इक्विटी बेच के ले आओ, कहीं आज मैं देख रहा हूँ स्टार्टअप फाउंडर सीसीडी रेज कर रहे हैं मार्केट के अंदर, कंपलसरी कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। उसमें क्या है, मैंने किसी को 50 लाख का डिवेंचर दे दिया और लिख दिया कि 2 साल बाद ये कन्वर्ट होगा या फिर फर्स्ट स्टेज ऑफ फंडिंग राउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, चाहे फर्स्ट स्टेज हो, सेकंड स्टेज हो, थर्ड स्टेज हो। तो अब मैं 50 लाख की डेप्थ तो आ गई कंपनी के ऊपर, बट जो सामने वाला बंदा है वो मेरे कंपनी को कंट्रोल नहीं कर सकता, सिर्फ डेप्थ के फॉर्म में वो सीसीडी पड़ा रहेगा और एनी पॉइंट ऑफ टाइम या जो भी एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ है इन डिवेंचर्स को इक्विटी के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो सीसीडी ऐसे काम करता है। काफी सारे स्टार्टअप फाउंडर के अगर फैमिली फ्रेंड से डेप्थ भी हो गई, सिक्योरिटी भी हो गई कि भैया जब फंड रेज होगा इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा तब एग्जिट ले जाना अपना। अब बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स क्या गलती कर रहे हैं, जो मेरे पास आते हैं जिन्होंने फंड रेज करा है, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां वो कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, अपनी इक्विटी को बहुत जल्दी दे रहे हैं। जितनी जल्दी अपनी इक्विटी को दोगे उतनी जल्दी आप बर्बाद होगे। आप समझो आप किसी फाउंडर को लेकर आते हो, 15% तेरा, इन्वेस्टर लाए 25% आपका, उसको लाए 10% उसका, भैया आपके पास बचा क्या? यू आर नॉट हैविंग अ स्किन इन द गेम। आप पहले अपने लिए इक्विटी रखो, सामने वाला आपके लिए आउटपुट लाए, रिजल्ट्स लाए, उसमें आप क्लॉज डलवाओ, क्लिफ पीरियड डलवाओ, 5 साल बाद उसको इक्विटी दो। एकदम से किसी को आप लेकर आ रहे हो, आप लोग इक्विटी बांट देते हो। इक्विटी बहुत जल्दी नहीं देनी, इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरी चीज़, अपने कंट्रोल को, अपना जो आपका कंट्रोल है ना कंपनी के ऊपर, वोटिंग राइट्स हो गए, स्मार्ट वोटिंग राइट्स हो गए, बोर्ड सीट्स हो गए, उसको अपने हाथ में रखो। जितना कंट्रोल डाइल्यूट करोगे उतनी कंपनी बर्बाद होगी शुरुआत के अंदर। तीसरी चीज़, क्लियर क्लॉज रखो डिसीजन मेकिंग के, एग्जिट्स के, डिस्प्यूट्स के। जितना क्लियरिटी होगी उतना कंपनी तेज जाएगी। हर आदमी आपकी कंपनी में 5 साल से ज़्यादा नहीं रुकने वाला। एक टाइम बाद लोग जाते हैं, होता है कि एग्जिट क्लॉज, डिसीजन मेकिंग क्लॉज तय नहीं होता है, फिर डिस्प्यूट होते हैं, फिर कोर्ट के आप धक्के खाते हो। तो इनको आप क्लियर रखना। और एक चीज़ वापस बता रहा हूँ, कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, मैं ये भी देखता हूँ, कंट्रोल दे दो किसी और को, ऑटोमेट करना भैया कंट्रोल दो, ऑटोमेट करना कंट्रोल दो। आज भी जो रिलायंस के मेजर डिसीजन होते हैं वो मुकेश अंबानी जी खुद लेते हैं बैठ के, वो किसी और को लेने नहीं देते हैं। आप ये चीज़ समझो, मेजर कंट्रोल, बड़े कंट्रोल अपने हाथ में रखो। नीचे वाली चीज़ों को डाइल्यूट करो, नीचे वाली चीज़ें लोगों को दो। आप ऊपर वाली चीज़ लाके नीचे वालों को दे रहे हो, बर्बाद हो जाओगे। चौथी चीज़, हर चीज़ हर बार फंडिंग के लिए मत भागो। हाँ, फंडिंग उठाओ, ग्रोथ आएगी, बट पहले प्रोडक्ट तो बनाओ, मार्केट में आइडिया वैलिडेट तो करो, तब जाके आप फंडिंग उठाओ ताकि वैल्यूएशन अच्छी मिले। पैसा होगा तो वीसी वैल्यूएशन अच्छी देगा, पैसा नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, वीसी घिसी-पिटी वैल्यूएशन देगा। फिर एक अच्छे कॉर्पोरेट लॉयर और सीए से दोस्ती कर लो, हर दिवाली होली इनसे मिलो, जाके पर्सनल रिश्ता बनाओ, नेटवर्किंग करो, इनसे बात करो। कॉर्पोरेट लॉयर्स आपके पास होने चाहिए अगर आप आज के टाइम में धंधा बना रहे हो, और एक सीए आपके साथ में होना चाहिए जो एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपका फोन उठाए, आपको तुरंत सोल्यूशन प्रोवाइड करे। अब देखो 2025 में अगर आप फंड रेस कर रहे हो तो ट्रेंड क्या चल रहे हैं, देखिए इस समय इन्वेस्टर जो है ना कैश फ्लो पॉजिटिव फोकस कर रहे हैं स्टार्टअप्स के ऊपर। अगर आपका कैश फ्लो पॉजिटिव है, स्टार्टअप फाउंडर्स को धमाधम इन्वेस्टर्स मिलेंगे। कैश फ्लो नेगेटिव है, अच्छा प्रोडक्ट कितना अच्छा हो, इन्वेस्टर नहीं आएगा। दूसरा एआई हो गया, हेल्थ टेक हो गया, फिनटेक हो गया, क्लाइमेट टेक हो गया, और ऐसे कंज्यूमर टेक धंधों के अंदर बहुत ज़्यादा इस समय भर भर के फंडिंग आ रही है। तो अगर आपको फंडिंग उठानी है तो रेवेन्यू मॉडल क्लियर होना चाहिए, कैश पॉजिटिव आप होनी चाहिए, और इंडियन इंडस्ट्री से हो तो क्या बात है। और देखो अगर आपका पास बैकग्राउंड अच्छा है, मैं आईएम से निकला हुआ हूँ, मैंने आईएएस क्रैक करा हुआ है, कुछ फोड़ा हुआ है लाइफ में, तो मैं 20 से 25 लाख 30 लाख का आराम से मार्केट के अंदर प्री सीड फंड उठा सकता हूँ डेफिनेटली। अगर मैंने कुछ फोड़ा है, मैंने कुछ नहीं करा, मैं सिर्फ एक डिग्री लेके बैठा हुआ हूँ, तो कोई मेरे को फंडिंग नहीं देगा। अब इन्वेस्टर्स मिलेंगे कहाँ से 2025 में? सबसे पहली बात, पावरफुल पिच डेक बनाओ। यार अलग सोचो, जो 2025 में या 2024 में पिच डेक बन चुकी ना उनको छोड़ दो, नया तरीके से नया डिजाइन दो पिच डेक को। इन्वेस्टर को लगे ना बंदा इनोवेटिव है। नहीं आ रही पिच डेक समझ में, हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करो, मेरी टीम आपको कुछ सैंपल्स देंगे पिच डेक के, जिससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। तो मेरी टीम से कोऑर्डिनेट करना, वो आपको पिच डेक में थोड़ा हेल्प आउट कर देंगे। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर। पावरफुल चीजें बनाओ पिच डेक के रिगार्डिंग। फिर देखो लिंक्डइन पे जाओ, रीच आउट करो। लिंक्डइन पे लिखना एंजल इन्वेस्टर, 10 लाख एंजल इन्वेस्टर मिल जाएंगे, वीसी मिल जाएंगे, इंक्यूबेटर्स मिल जाएंगे, सब एक्टिव है। सबसे नेटवर्किंग करो, स्टार्टअप की पिच डेक भेजो और बोलो मुझे फंड रेज करना है, बड़ा धंधा बनाना है, 500 करोड़ का मेरा विजन है। उनको लगना चाहिए आपकी बातों से, और भेजो उनको, आराम से आपको रिस्पॉन्स आएगा। स्टार्टअप्स के इवेंट में जाओ, नेटवर्किंग में जाओ, डेमो डे इवेंट होते हैं बेंगलोर के अंदर, एक बेंगलोर का 1 महीने का ट्रिप बनाओ। होटल के अंदर मत रुकना, छोटे छोटे हॉस्टल्स करके वहाँ जगह होती है जहाँ पे बहुत सारे लोग रुकते हैं, छोटा छोटा कैबिन आपको मिलता है, वहाँ रुको, नेटवर्किंग करो। बेंगलोर की हवा में स्टार्टअप है। फिर
अपने नेटवर्क्स को यूज़ करो। देखो होता क्या है, बिजनेस चलाते हैं तो हम नेटवर्क्स को यूज़ नहीं करते, शर्म आती है। भैया आपकी टीम में देखो या नेटवर्क में देखो, कोई भैया हैं आपके, कोई नेटवर्क में बड़ा आदमी है, कोई बैंकर है जिसके नेटवर्क्स और कनेक्शन से जो आपको एडवाइस दे पाए, अच्छा बंदा हो। फेलियर को मत देखना, सक्सेसफुल आदमी को देखना जिसने कुछ लाइफ में उखाड़ा है। तो एग्जिस्टिंग नेटवर्क को यूज़ करो। उसके बाद देखो इंटरनेट पर सर्च करना एक्सीलेटर्स एंड इंक्यूबेटर्स, इनको ज्वाइन करो। वाई कॉम्बिनेटर में जाओ, 100x VC में जाओ, 100 तरह के इंक्यूबेटर्स आपको मिल जाएंगे, एक्सीलेटर्स आपको मिल जाएंगे। जाओ इनमें अप्लाई करो, उनको ट्रैक्शन दिखाओ, रेवेन्यू दिखाओ, बिजनेस का मॉडल दिखाओ, आइडिया दिखाओ। देखो एक चीज़ समझो, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके आपको समझा रहा हूँ। एक सब्जी बेचने वाला है, वो एक हाईवे पे सब्जी नहीं लगाएगा, वो सब्जी मंडी के अंदर सब्जी लगाएगा, अपना ठेला लगाएगा बैठ के, तो वो इकोसिस्टम में आ जाता है। आप भी स्टार्टअप कर रहे हो, 100-500 करोड़ की कंपनी बना रहे हो, 1000 करोड़ की कंपनी बना रहे हो, फिर आप कैसे सोच सकते हो कि यार विदाउट इकोसिस्टम बना लूंगा। आपको उस इकोसिस्टम में घुसना पड़ेगा। इंक्यूबेटर को अप्रोच करना है, एक्सीलेटर को अप्रोच करना है, इन्वेस्टर्स को अप्रोच करना है, लिंक्डइन पे जाना है, उनसे मीटिंग करनी है, उनसे बात करनी है, बढ़िया पिच डेक बनानी है। अगर आपको 500-1000 करोड़ का धंधा बनाना है तभी आप स्केल अप कर पाओगे। देखो मैं मेरी लाइफ में आगे क्यों बढ़ा, आज आप मेरा क्लोज नेटवर्क जो है ना, एक चीज़ का ध्यान रखना, जो मेरा क्लोज नेटवर्क है उसमें वो लोग हैं जो ऑडी, BMW, जैगवार, रेंज रोवर ईजिली मेंटेन करते हैं। कह रहा हूँ ईजिली, जब इच्छा हो ये 5 तरह की ब्रांड उनके पास है, गैराज में उनके खड़ी हुई है। इतना रेवेन्यू उन्होंने करा है, इतना प्रॉफिट उन्होंने करा है, इतना स्केल उन्होंने करा है, वो भी सिर्फ 10 से 15 सालों में पिछले। तो वो लोग मैं नेटवर्क में रखता हूँ, उनसे मैं नेटवर्किंग करता हूँ, उन्हीं से मैं दिन रात या कभी बात करनी हो कर लेता हूँ। संडे को उनके साथ उठता बैठता हूँ, कॉफ़ी चाय पीता हूँ, तो मेरा माइंड भी 500 करोड़ के हिसाब से चलता है, 100 करोड़ के हिसाब से चलता है। आपको आगे बढ़ना है, नेटवर्क बनाओ, नेटवर्किंग करो, बड़ी सोच रखो, तब जाके आप आगे बढ़ पाओगे। कोई डाउट रह गया, क्वेश्चन रह गए इस वीडियो में, मन में मत रखो, कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट करो, मेरे से डिस्कस करो, मैं आपको उनके आंसर करूंगा। कमेंट कीजिए, हम आपको उन कमेंट्स के आंसर करेंगे। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।